नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्मयोगी क्लासेस में। दोस्तों अभी की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी अर्थात गोधूली तथा वर्णिका के 60 ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। अगर आपको इसका सही जवाब पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निबंध। आप लोग दोस्तों ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 2 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला है 3rd नंबर प्रश्न आपके सामने, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर आपके सामने, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यथा तथ्य, यानी तथ्य के अनुसार भारत माता कविता में भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है आपके सामने, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र जो है पूरा हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा मक्खी का। मक्खी का जीवन चक्र जब हम नींद में होते हैं तो उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अगला है 6 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा ख का, यानी दोस्तों क ख ग घ ये जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों अर्थ के अनुसार जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। देखिए दोस्तों उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ना कि स्वा। देखिए दोस्तों जब हम स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस आगत आता है, इसलिए यहाँ पर सु होगा ना कि स्वा। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग सी याद रखिएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर सप्तर्षि का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सप्त प्लस ऋषि होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर आपके सामने, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहा जाता है प्रियवदा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा कि प्रियवदा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर आपके सामने है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सात कोरी होता के द्वारा नगर कहानी जो है वो रचित है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो ये जीवंत प्रतीक है पांचवी वृत्ति के। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न आपके सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अगला है 14वां प्रश्न आपके सामने, संगम का सही शब्द यानी संगम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, समजोर संगम। ये जो है संधि का है, संधि विच्छेद है संगम का। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है आपके सामने, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो नादिरों से बताने की बात करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका
प्रवास कब से कब तक था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 1894 से 1914 ईस्वी तक गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 18वां नंबर आपके सामने। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनका उम्र कितना था? यानी वो कितने उम्र के थे जब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो वो थे दोस्तों 27 वर्ष की उम्र के। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 19 नंबर प्रश्न आपके सामने। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन कहा है कृष्ण और राधा को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है 20 नंबर प्रश्न आपके सामने। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आज के सभ्य समाज की जो आवश्यकता है दोस्तों वो है श्रम का विभाजन, अर्थात श्रम के विभाजन को सभ्य समाज की आवश्यकता को माना गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? जब दोस्तों आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने वहां देखा होगा कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे एंड हु आर सुधराज, ये जो रचनाएं हैं ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये सभी जो रचनाएं हैं ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचित है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि इनमें से सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों बहनें किसकी बहनें थे? तो ये बहनें थी दोस्तों खोखा की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न आपके सामने। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है तो 24वां प्रश्न आपके सामने। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो ये एक भाषण है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है आपके सामने। महाभारत क्या है? तो ये महाभारत जो दोस्तों है ये एक शास्त्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अगला है 26वां प्रश्न आपके सामने। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ये भाषा है दोस्तों संस्कृत में। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति ये संस्कृत भाषा में है। आइए अगला है 27वां प्रश्न। बहादुर कौन था? तो दोस्तों बहादुर जो था वो एक नौकर था। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 28 नंबर प्रश्न आपके सामने। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो यह है रामविलास शर्मा की कृति। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 29वां नंबर प्रश्न। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इनका जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। अगला है 30वां प्रश्न आपके सामने। कुमार गंधर्व क्या है? तो यह है शास्त्रीय गायक। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। शास्त्रीय गायक हैं कुमार गंधर्व। अगला है 31वां प्रश्न आपके सामने। पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने जो मारा था वो दीदी को मारा था। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रत्येक वर्ष आविन्यों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है। रंग समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है 33 नंबर प्रश्न आपके सामने। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो जो गांधी जी जो मानते हैं शिक्षा का उद्देश्य वो चरित्र निर्माण को मानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है 34 नंबर प्रश्न आपके सामने। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? तो घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 35 नंबर प्रश्न आपके सामने। मंगू किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ कहानी है। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है कि कन्नड़ भाषा की कहानी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने। रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को जो दीक्षा देने वाले थे वो थे गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने। रसखान किस काल के कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो भक्ति काल के कवि हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है आपके सामने। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो वो है ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है आपके सामने। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो यह है कार्डवेल की रचना। कार्डवेल की रचना है तुलनात्मक व्याकरण। ऑप्शन
ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला है 40 नंबर प्रश्न आपके सामने, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो है प्रेमघन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला 41वां प्रश्न आपके सामने, मगम्मा को किससे विवाद था? तो उनके बहू से विवाद था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला है 42वां प्रश्न आपके सामने, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर है जनतंत्र के देवता कवि के अनुसार, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर आपके सामने, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज जो है कहाँ निकला था? तो सूरज निकला था नगर के चौक पर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार। अगला प्रश्न है 44 नंबर आपके सामने, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है ये संकलित है आपका इन्हीं दोनों काव्य संग्रह से, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अब आइए अगला देखते हैं 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो ये है गफलत का प्रतीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है 46वां प्रश्न आपके सामने, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो वो शब्द है शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 47 नंबर आपके सामने, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अर्थात के एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होता है? तो वो शब्द है दोस्तों प्राण। जी हाँ दोस्तों, प्राण जो है वो प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है आपके सामने, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा अधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए अनेक शब्द का एक शब्द क्या होगा? तो नश्वर। जी हाँ दोस्तों, नश्वर जो है वो नाशवान शब्द का एक शब्द है। अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया है दोस्तों यहाँ पर पिघलना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है 51 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा सच्चा। बाकी दोस्तों ये जो है ये एक भाववाचक है, ऑप्शन ए आपको याद रखना है कि सच्चा जो है ये एक विशेषण है। अगला है 52 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में विशेषण है, तो विशेषण दोस्तों यहाँ पर आकर्षक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला है 53 नंबर प्रश्न, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है, यानी आपको प्राचीन का उल्टा बताना है, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है वो प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द है। अगला है 54 नंबर प्रश्न आपके सामने, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो को कारक है दोस्तों वो संप्रदान कारक का उदाहरण है। दोस्तों संप्रदान कारक वे कारक होते हैं जिससे किसी चीज को देने का भाव उत्पन्न होता है, यानी देने का भाव उत्पन्न हो वही एक संप्रदान कारक का उदाहरण होता है। इसलिए यहाँ पर भूखे को भोजन देने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर को जो है वो एक संप्रदान कारक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है आपके सामने, शताब्दी में समास है। दोस्तों जिस शब्द से आपको संख्या का बोध होता है उसे हम द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है कि शताब्दी एक द्विगु समास का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। 56 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अविभाव समास का उदाहरण है। तो दोस्तों भरपेट जो है ये आपका अविभाव समास का उदाहरण है। अगला है 57 नंबर प्रश्न आपके सामने, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो बेईमान में दोस्तों जो है बे जो है ये एक उपसर्ग है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने 58 नंबर प्रश्न आपके सामने, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों वो ए ऑप्शन है कि मेरे को घर जाना है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे है 59 नंबर प्रश्न आपके सामने, लालच का पर्यायवाची शब्द है, यानी आपको बताना है कि लालच का मिलता जुलता शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा लालसा। अगला है 60 नंबर प्रश्न आपके सामने, माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा द्वंद्व समास का। देखिए दोस्तों द्वंद्व समास वे समास होते हैं जिसका दोनों पद प्रधान होता है। आप लोग इसका एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जिस दो शब्द के बीच जो
इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये रहा आपके हिंदी के 60 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।